नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ माही और म्यूज़िकल माही थ्योरी के इस चैनल में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये बिन बुलाए बाराती कहानी का लास्ट एपिसोड होने वाला है। तो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ, जिन लोगों ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एपिसोड को नहीं देखा है तो आपको ये कहानी समझ नहीं आएगी। आप पहले प्लीज़ उन 4-5 एपिसोड्स को देख लीजिए, उसके बाद आप इस एपिसोड पर आइएगा। ये आपको तब बहुत अच्छे से समझ आएगा और आप इस बंदे की ज़िंदगी को जी पाओगे जिसके ऊपर एक कहानी लिखी गई है। तो हम वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमने पिछले एपिसोड को छोड़ा था। राज इंडिया वापस आता है अपनी माँ के सारे क्रियाक्रम को करने के बाद। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि उसकी मदर की कैंसर से डेथ हो जाती है। उसके बाद की स्टोरी है ये। वो इंडिया वापस आता है और इंडिया आने के बाद ये उसका कॉलेज का फर्स्ट डे होता है। इसको एक छोटी सी झूठी ही सही पर एक उम्मीद होती है कि ये जब अपनी आंखों से इतने दिनों बाद देविका को देखेगा तो हो सकता है इसके चेहरे पर थोड़ा सा इत्मीनान आए, थोड़ा सा इसे सुकून मिले, इसे थोड़ी सी खुशी हो। काफ़ी दिनों से सिर्फ परेशानी के माहौल से होकर गुजर रहा है, हो सकता है कि अब इसको थोड़ी खुशी मिले। इस वजह से ये सोचता हुआ इस उम्मीद में कॉलेज पहुंचता है और पूरे दिन उसे ढूंढता तो रहता है पर वो मिलती नहीं है। वो कॉलेज नहीं आई थी उस दिन। अगले दिन फिर कोशिश की, फिर नहीं मिली। ऐसा करते करते करीब 10 दिन वो डेली कॉलेज जाता रहा इस आस में कि उसको देविका दिखेगी, पर वो कॉलेज नहीं आ रही थी। उसके बाद उसने राज और देविका के एक कॉमन फ्रेंड, जो एक फीमेल थी, एक लड़की थी, उससे देविका का एड्रेस लिया और देविका का एड्रेस लेके देविका के घर के बाहर वाली जो गली होती है वहाँ चला गया, इस उम्मीद में कि हो सकता है वहाँ पर उसको उसके आंगन में खड़ी हो या फिर खिड़की के ऊपर खड़ी हो या फिर अपने घर के सामने वाली गली में उसे खड़ी मिल जाए। बस इसका ये था कि किसी भी तरह से हो सकता है अगर वो उसकी गली में जाए तो देविका के साथ उसके नैनाचार हो जाएं, उसकी नज़रों और देविका की नज़रों की टक्करें हो जाए। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो 2-3 दिन ये भी उसने करके देख लिया पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद उसने क्या किया, उसने उस फीमेल फ्रेंड को बोला, जो कॉमन फ्रेंड थी उसको बोला और उससे विनती करी, उससे रिक्वेस्ट की कि देविका के घर जाना है, पता करते हैं कि क्यों नहीं आ रही वो कॉलेज। वो कॉमन फ्रेंड मान गई और दोनों ये लोग देविका के घर आ गए। यहाँ पर देविका की मम्मी और देविका का भाई मिला। देविका की मम्मी से जब राज ने पूछा कि वो कॉलेज क्यों नहीं आ रही, वो कहाँ पर है, आप उसे बुला दीजिए, कुछ बात करनी है, कुछ नोट्स वगैरह से रिलेटेड बोला था उसने। फिर उसकी मम्मी ने बोला कि देविका तो यहाँ पे है ही नहीं, वो तो अपनी नानी के यहाँ गई हुई है, अगले महीने उसकी शादी है ना, अगले महीने उसकी शादी है ना। बस उसकी तैयारी के लिए वो अपनी नानी के घर गई हुई है। उसका जो फ्यूचर हस्बैंड हैं, जो होने वाले हस्बैंड हैं, वो भी उसी शहर के हैं। जैसी देविका की मम्मी के मुंह से ये बात निकली और जैसी राज के कानों में ये बात गई, राज की मानो दुनिया उजड़ गई थी। अभी कुछ ही दिन भी नहीं हुए थे कि राज ने अपनी पूरी दुनिया को खोया था, अपनी माँ को खोया था। और उसके बाद अब ये आसमान से बड़ा दुख, समुंदरों से ज़्यादा गहरा दुख। वो ये सोच रहा था कि जिसको इतनी ज़्यादा शिद्दत से चाहा, इतनी ज़्यादा बेइंतहा तरीके से मोहब्बत की, उसने मेरी मोहब्बत को कभी देखने की कोशिश क्यों नहीं की। ऐसी क्या कमी थी जो वो समझ नहीं पाई, वो देख नहीं पाई कि मैं कितना प्यार कर रहा हूँ, मैं कितना प्यार करता हूँ। उसने ज़्यादा समय ज़ाया नहीं किया देविका के घर में। वो वहाँ से फ़ौरन अपने घर की तरफ चला गया और उस दिन वो बहुत दुखी था, काफ़ी ज़्यादा दुखी था। और वो ये सोच रहा था कि खुदा तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जिसको इतनी मोहब्बत की कि मैंने खुद से भी कभी इतनी मोहब्बत नहीं की। इतनी मोहब्बत मैंने देविका से की और तूने उसे मुझसे छीन लिया, तू उसे मुझसे छीन रहा है। ऐसा करते करते कुछ दिन गुजर गए। देविका कॉलेज नहीं आती थी, देविका घर से ही अपनी पढ़ाई कर रही थी। कुछ दिन ऐसे गुजर जाते हैं। वो डेली ये देखता है कि वो आएगी, आ जाएगी, कल आएगी, आ जाएगी, कल आएगी। फिर जब उसको पेशेंस नहीं हो पाता है तो वो फिर से
देविका के घर जाता है और देविका की मम्मी से पूछता है कि वो कब तक आएगी, मुझे उससे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अब उसका ये था उसके मन में कि एक बार बता तो देना चाहिए यार, एक बार उससे पता तो चले कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूँ। फिर चाहे वो कुछ भी करे, वो रिजेक्ट ही कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक बार उसे पता तो चल जाए, ये मलाल नहीं रहेगा मेरे दिल में। मैं बस इस मलाल को अपने अंदर से निकालना चाहता हूँ। वो फिर से गया देविका के घर, पर देविका की मम्मी ने बोला कि वो अगले हफ्ते आने वाली है कुछ दिनों के लिए, फिर वापस चली जाएगी। अब बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से दिन और रात अगले हफ्ते का वेट किया जा रहा था राज के द्वारा। राज बस दिन और रात ये सोच रहा था कि बस किसी तरह से ये दिन निकले, किसी तरह से अगला दिन निकले, किसी तरह से अगला दिन निकले और ट्यूसडे का दिन आए, जिस दिन वो आने वाली थी, जिस दिन वो अपने घर आने वाली थी। राज सुबह सुबह ही पहुंच गया, क्योंकि उसे पता था, उसे बता दिया था कि रात को ही देविका आ जाएगी। वो सुबह सुबह ही पहुंच गया और जैसे ही वो उसके घर को जा रहा था, उसके घर के दरवाजे के अंदर वो जो बाहर वाला गेट होता है, एक तो होता है जिससे हम घर के अंदर सीधा घुसते हैं, एक होता है जिससे हम वो जो लॉन टाइप का होता है उसमें घुसते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा घर नहीं था, बहुत नॉर्मल मिडिल क्लास घर से थी देविका, छोटा सा घर था। पर जैसे ही वो घुस रहा था, उसने देखा कि फर्स्ट फ्लोर पे खिड़की के सामने देविका खड़ी है और वो बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ही ज़्यादा खुश है। वो अपनी शादी की ड्रेस को शायद अपने ऊपर लगाकर, अपने ऊपर ऐसी ऊपर से टांग कर चेक कर रही है। और वो अपनी कुछ फ्रेंड्स या कज़न्स या फिर उसके फैमिली मेम्बर्स के साथ है। उसे पता नहीं था, वो जानता नहीं था कि वो फैमिली मेम्बर्स हैं, कज़न्स हैं, दोस्त हैं या फिर क्या हैं। तो उसने एज्यूम किया कि वो हो सकता है कज़न्स हो, फैमिली फ्रेंड्स हो या कुछ भी हो। उसने उस दिन देविका को सबसे ज़्यादा खुश देखा। सालों में पहले कभी देविका को इतना हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और इतना खिलखिला के, खुल के हंसता हुआ कभी नहीं देखा था। ये पहली बार था। तो राज ने अपने कदमों को रोक लिया। राज को लगा कि अगर वो उसे जाकर अपने मलाल को ख़त्म करने की वजह से उसको जाकर बता दे, तो हो सकता है वो उसके जीवन में ज़िंदगी भर के लिए एक मलाल पैदा कर जाएगा, एक डाउट पैदा कर जाएगा। उसकी एक बहुत ही नॉर्मल लाइफ और बहुत ही नॉर्मल लव लाइफ में, बहुत ही अच्छी लव लाइफ में, उसकी मैरिड लाइफ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगा ज़िंदगी भर के लिए। इस वजह से उसने अपने कदमों को वहीं रोक लिया और वो वहीं से पीछे हटने लगा। जैसे ही वो अपनी गाड़ी में बैठ ही रहा था, देविका की नज़र राज पर पड़ ही गई। देविका ने राज को आवाज़ देकर रोका और वो नीचे चली गई। फर्स्ट फ्लोर पर थी ना, तो वो नीचे गई ग्राउंड फ्लोर पे, जहाँ पर राज बाहर खड़ा था। राज के पास जाके बोला, हाय कैसे हो? मम्मी ने बताया कि तुम एक दो बार घर पर आए थे, बताओ कोई ज़रूरी काम था क्या? तो उसने बोला, मुझे बस ये लगा कि तुम्हारे पिताजी की कुछ दिन पहले डेथ हुई थी, मुझे लगा तुम ज़्यादा शायद डिप्रेस्ड ना हो, ज़्यादा परेशान ना हो, तो इस वजह से मैं बस तुम्हारा हाल लेने के लिए आ गया था। और आज तो मैं एक्चुअली में एक नोट्स की बुक लेने आया था तुमसे। उसने कोई सब्जेक्ट बोला था जिसके उसे नोट्स चाहिए थे, तो उसने बोला कि मुझे इस सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, मैं वही लेने आया था। तो देविका ने सामने से बोला, डिप्रेस्ड तो थी मैं, बहुत परेशान थी, अकेली थी, तकलीफ़ में थी, पर एक लड़का मिला है, एक हमसफ़र मिल गया, एक हमनवा मिल गया, जो मुझे तकलीफ़ में देख नहीं पाता है, जो मुझसे बहुत प्यार करता है, और मैं भी उससे अब बहुत प्यार करने लगी हूँ। तो जब वो मेरे साथ होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पापा ही मेरे साथ हैं, क्योंकि वो जिस तरह से मेरे पिताजी मेरे साथ मेरी चट्टान बनकर चलते थे, मेरी हिफाजत करते थे, मेरे बारे में सोचते थे, मेरी फ़िक्र करते थे, उसी तरह से वो लड़का भी करता है। राज सामने से हंसकर दिखा रहा था, ऐसा दिखा रहा था कि वो उसकी खुशी में कितना खुश है, पर अंदर से वो तड़प रहा था, मर रहा था, धीरे धीरे जल रहा था। इतने में ही देविका के घर के अंदर से उसकी मम्मी की आवाज़ आई कि देविका जल्दी आओ, कुछ ज़रूरी काम है। तो देविका राज को बोलती है, बस 1 मिनट रुको, मैं अंदर होकर आती हूँ। जैसे ही वो अंदर जाती है, राज वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक एक सेकंड खड़ा होना उसके लिए सदियों बराबर हो रहा था। वो वहाँ पर अपने लवर के बारे में बता रही थी, और यहाँ जो ये बंदा भी 6 साल से सच्चा आशिक बन के बैठा है उसका,
उसी के सामने अपने नए लवर की कहानी बता रही थी। तो ये कहाँ सुन पाता, कहाँ इस पे वो बात सहन हो रही थी, कहाँ ये सुन पा रहा था। देविका के होठों से उसके होने वाले हमसफर के लिए एक एक तारीफ से भरा लफ्ज राज की आंखों में तीरों की तरह, बंदूकों की तरह चुभ रहा था, उसे घायल कर रहा था, उसे तोड़ रहा था, तड़पा रहा था। तो अब वो सहन नहीं कर पा रहा था, तो इस वजह से वो वहाँ से भाग जाता है और इतनी तकलीफ़ में होता है, इतनी तकलीफ़ में होता है कि घर पे जाकर एकदम बेड पर उल्टा लेटकर रोने लगता है और सो जाता है। 18 घंटों तक ये बंदा बिना खाए पिए सोता ही रहता है, उठता ही नहीं है। और अगर इसकी आंखें खुलती भी हैं तो फिर से मुंह धोता है, फिर से एक गिलास पानी पीता और फिर से सो जाता है। वो इतनी तकलीफ़ में होता है कि उसका चलने का भी मन नहीं कर रहा होता, उसे चक्कर आ रहे होते हैं। फिर वो कई दिनों तक कॉलेज भी नहीं गया, एकदम अधमरे वाली सिचुएशन में आ जाता है, एकदम बिस्मिल हो जाता है। कुछ दिन बाद राज के उस भाई का फ़ोन आया जिसका जिक्र मैंने पहले और दूसरे एपिसोड में भी किया था, जो मैथ्स वाले एग्ज़ाम वाले दिन सुबह सुबह जिस भाई ने फ़ोन किया था ये पूछने के लिए कि तुम्हारी तैयारी हो गई, ऑल द बेस्ट कहने के लिए। उसी भाई का आज फिर फ़ोन आया और ये बंदा सिर्फ 1 ही साल बड़ा था राज से और MBBS की पढ़ाई कर रहा था एक बहुत ही बड़े कॉलेज में, और MBBS की पढ़ाई कर रहा था बहुत बड़े और बहुत प्रसिद्ध और इंडिया के सबसे बड़े कॉलेज में। और उस बंदे का फ़ोन आया और उसने बोला, कैसे हो राज? तो उसने बोला, अच्छा हूँ भैया, आप बताइए। इसने बोला, अच्छा हूँ भैया, आप बताइए आप कैसे हैं? इस भाई ने बोला, बहुत लो साउंड कर रहे हो, क्या हुआ, कुछ हो गया है? तो इसने बोला, नहीं भैया, होया तो कुछ नहीं है, पर अब होने के लिए कुछ बचा भी नहीं है। राज के उस भाई को समझ आ गया कि ये अपनी मम्मी की वजह से काफ़ी दुखी है और इस वजह से वो काफ़ी टूट गया है, अंदर से काफ़ी बिखरा हुआ महसूस कर रहा है। तो उसने बोला, चलो तुम्हारे इस दुख को तो मैं कम नहीं कर सकता, क्योंकि बुआ की जगह तो मैं कभी नहीं ले सकता हूँ, पर एक छोटी सी खुशखबरी देना चाहता हूँ कि अब से करीब 20 दिन बाद तुम्हारे इस बड़े भाई की शादी है। सब कुछ इतना एकदम से हुआ कि मैं तुम्हें पहले से कुछ बता नहीं पाया। हमारी रिंग सेरेमनी भी नहीं हुई अच्छे से, बस लड़की के घर जाकर मैंने बस उसे रिंग पहना दी, बस लड़की के घर जाकर मैंने उसे रिंग पहना दी। इतना ही हुआ था, कुछ ज़्यादा बड़ा फंक्शन नहीं हुआ, पर अब शादी बहुत धूमधाम से होगी। जैसी राज इस बात को सुनता है उसे बहुत खुशी होती है, क्योंकि उस भाई से वो बहुत प्यार करता था, बहुत खुशी होती है उसे। तो राज का वो भाई बोलता है, याद रखना 29 नवंबर की शादी है और उससे 10 दिन पहले ही तुम्हें आ जाना है मेरे पास, शादी के बहुत सारे काम होते हैं, दोनों भाई साथ में मिलकर करवाएंगे। तो जब राज का वो भाई ये बात बोल ही रहा होता है तो उनकी बातों को काटते हुए राज बोलता है कि नहीं भाई, मैं 10 दिन पहले तो नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि मैं अभी शायद उस मेंटल सिचुएशन में हूँ ही नहीं कि मैं किसी खुशी को अटेंड करवा पाऊँ। वहाँ पे भी मैं सिर्फ मनुष्यत ही फैलाऊँगा, वहाँ पर भी मैं दुखी होकर दिखाऊँगा और मैं नहीं चाहता मुझे दुखी देखकर वहाँ पे और कोई भी दुखी हो। तो मैं शादी वाले दिन ही आ पाऊँगा, और वैसे भी मेरे एग्ज़ाम्स हैं, काफ़ी समय ज़ाया ऑलरेडी हो चुका है मम्मी की वजह से। मम्मी की जब तबीयत ख़राब थी मैं पढ़ नहीं पा रहा था, तो अब मेरे आपकी शादी के 1 महीने बाद ही मेरे एग्ज़ाम्स हैं, तो मुझे पढ़ना भी है। तो मैं आपकी शादी वाले दिन ही शाम को आऊँगा। और कुछ और बातें भी की, उसके बाद दोनों ने फ़ोन काट दिया। 2 दिन बाद, उसके 2 ही दिन बाद देविका अपने कुछ प्रैक्टिकल, कुछ फाइल्स सबमिट करने के लिए कॉलेज आई थी, और उस दिन इत्तेफाक से राज भी कॉलेज आया था। और राज और देविका उस दिन फिर से मिले। राज ने डरते डरते, हिचकिचाते हुए, हकलाते हुए पूछ ही लिया, तुम्हारी शादी की डेट क्या है? उसने बताया 29 नवंबर। अब राज को एकदम से याद आया कि 29 को तो उसके भाई की भी शादी है, पर देविका ने तो उसको इनवाइट किया ही नहीं था। देविका ने सिर्फ इतना बताया और वो चली गई। उसने ज़्यादा बात नहीं करी, शायद किसी बात को लेकर वो बिजी थी या कहीं के लिए देर हो रही थी उसे। तो उसने तो उसे बुलाया नहीं था, किसी को भी नहीं बुलाया था, बस एक टीचर को काट दिया था और उसके अलावा किसी को भी देविका ने कुछ बताया नहीं था। उसकी शादी के बारे में भी बहुत कम लोग, गिने चुने लोग जानते थे, जिनमें से एक राज भी था। सिर्फ 2-3 लोगों को ही पता था।
देविका ज़्यादा किसी से घुलती मिलती नहीं थी, तो वो अपनी पर्सनल बातें किसी को बताती नहीं थी। वो काफ़ी सारी परेशानियों से, खुशियों से या किसी भी चीज़ से होकर गुजर रही है, किसी भी एहसास से होकर गुजर रही है, तो वो किसी के साथ वो एहसास को बांटने की कोशिश नहीं करती थी। वो अपने अंदर ही रखती थी, खामोश समंदर बन के बहती थी, किसी को आवाज़ तक नहीं होने देती थी कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। पर वो बहुत खुश थी जिसके साथ उसकी शादी होने वाली थी उसको लेकर, और वो बहुत शुक्रगुजारी महसूस कर रही थी कि ईश्वर ने उसको उस लड़के से मिलाया, उस लड़के से मोहब्बत करवाई, और अब वही लड़का उसका लाइफ पार्टनर बनने वाला है।